वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम शिवम आईएएस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सामान्य भूगोल यानी जनरल भूगोल की सीरीज़ है। एमए फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर की चौथा पेपर है ये। तो इस सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपने एडवांस क्लाइमेटोलॉजी का जो इसमें वीडियो पढ़ा है वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वही उसी का रूपांतरित ये है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारी चीज़ें उसी सिलेबस से मिलती-जुलती रहेंगी, तो एक बार उसको वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके बाद फिर इस वीडियो को देख लेना, इसके बाद इसको देखने के बाद कोई सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट वो मैं इस पे ज़्यादा देर तक समझा दूँगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये है इंग्लिश में सिलेबस, अपना देख लेंगे, और ये हिंदी में सिलेबस। ठीक है, अति लघु उत्तरीय उत्तरीय प्रश्न, और इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, सामान्य भूगोल किसे कहते हैं। जो अंडरलाइन मैंने रेड से किया है सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य भूगोल किसे कहते हैं। यह वह विज्ञान है जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। इसका प्रयोग भूगोल में सामान्य भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, प्राकृतिक भूगोल आदि रूपों में होता रहता है। वर्तमान समय में इसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। समझाने का काम नहीं होगा क्योंकि आप बहुत दिन से समझ चुके होंगे। ठीक है, इसमें अक्षांश क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। ग्लोब पर भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों तक एक यामोत्तर पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापित कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, तथा समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली कल्पित रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर बीच से, जैसे तरबूज के बीच से काट दिया जाए तो पतली पतली स्लाइस लेकर ऊपर नीचे दोनों तक काटा जाए तो वही है। देखिए तरबूज में जैसे कटा हुआ है, वैसे पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं बना दी जाएं तो उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देशांतर रेखाएं क्या है। प्रश्न नंबर 3, ग्लोब पर किसी भी स्थान या प्रमुख यामोत्तर के बीच स्थित अक्षांश वृत्त के चाप के अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं देशांतर रेखाएं ध्रुव वृत्त या यामोत्तर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे तरबूज को ऊपर से मतलब थोड़ा ऊपर से काटते जाइए। ठीक है, स्लाइस स्लाइस काटते जाइए। उसके बाद जैसे देखिए बगल में एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं, लंबवत है, और उधर अक्षांश रेखाएं क्षैतिज हैं। ठीक है, तो मौसम किसे कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे देखते हैं। मौसम संबंधी दशाओं में प्राय परिवर्तन। देखिए मौसम, ये एडवांस क्लाइमेटोलॉजी का जो मैं बोल रहा था उसी में का है, मौसम और जलवायु। ठीक है, तो जलवायु को मतलब जो क्या कहते हैं, तापमान, वर्षा, ये सब में क्षणिक, और वायु में क्षणिक परिवर्तन को वह मौसम कहते हैं। ठीक है, इसको इसको देखना है ज़्यादा विस्तृत में तो आप एडवांस क्लाइमेटोलॉजी का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5, मेंटल प्लूम क्या कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। मेंटल प्लूम सिद्धांत के अनुसार प्लूम तप्त सेल यानी जो गर्म लावा होता है, तप्त सेल मेंटल से होकर ऊपर उठती है तथा पृथ्वी की क्रस्ट में कम गहराई पर पहुंचने पर पिघल जाती है। मतलब मतलब जैसे लावा नहीं होता है, जो चट्टानें होती हैं एकदम गर्म चट्टानें। ठीक है, मेंटल में जैसे पहुंचती हैं वो और ऊपर उठती हैं और पृथ्वी के क्रस्ट में कम गहराई पर पहुंचने पर ही पिघल जाती हैं, जिस कारण मैग्मा के विशाल राशि का निर्माण होता है, जिससे सुपर हीटेड स्थान का जनन होता है जो ज्वालामुखी उद्गार के लिए उत्तरदायी होता है। ज्वालामुखी उद्गार का अगर सिद्धांत पढ़े होंगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी बताने का टाइम नहीं है, आप बस सुनते जाइए ताकि इसके अलावा कुछ भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। गहरा महासागरीय मैदान क्या है। गहरा सागरीय मैदान महासागरीय नितल पर अत्यधिक गहराई में विस्तृत सपाट सतह वाले मैदानों को गहरे सागरीय मैदान कहते हैं। इसका औसत ढाल 0.5 डिग्री तथा गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये महासागरीय नितल के 75.9% क्षेत्र पर फैला है। ठीक है, और फेरल का नियम क्या है। फेरल का नियम हवाओं की दिशा के संदर्भ में इस नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रहा है उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए। तो ठीक है, जैसे हवा चल रही है और उसी की तरफ मुंह पीठ करके खड़ा कर दिया जाए, तो जैसे ये चित्र बना दिया होंगे मैंने, मतलब बना हुआ है। ठीक है, तो इसे फेरल का नियम कहते हैं। तो इसमें क्या दिशा हो जाती है, जिस दिशा में हवा आ रही है उस दिशा में पीठ करके खड़ा हुआ जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाती हैं। दक्षिणी में दाहिने कर दो और उत्तरी में गोलार्ध में दाहिने कर दो और दक्षिणी में बाएं कर दो। ठीक है, और कोरियोलिस बल क्या है। कोरियोलिस बल है क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाओं की दिशा की मोड़ने या विक्षेपित करने वाले बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसे कि आप जाते रहो तो आपको किसी दिशा में मोड़ने वाला कोई फोर्स लग जाए तो उसे कोरियोलिस बल कहते हैं, समझ लीजिए। ठीक है,
जल चक्र से आप क्या समझते हैं? जल चक्र सागरों से वाष्पीकरण द्वारा जल के जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में स्थानांतरण एवं पुनः संघनन होने से वर्षा के जल को महासागरों में वापसी की पूर्ण प्रक्रिया को जलीय चक्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है सौर मंडल या सौर परिवार से आप क्या समझते हैं? ये सब लॉन्ग आंसर में यही सब आएंगे। सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य तथा एवं उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले आकाशीय पिंड अर्थात सभी 8 ग्रह हैं और उनके उपग्रह और या अवान्तर ग्रह या पुच्छल तारे और उल्का पिंड, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं सौर परिवार में आते हैं। स्वेस के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है? सियाल परत, सीमा परत और निभि परत। सियाल परत क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टानों की परत के ठीक नीचे यह प्रथम परत फैली होती है, ठीक है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता रहती है, इसलिए इसे सियाल बोलते हैं। इसके बाद सीमा परत है। सियाल परत के ठीक नीचे सीमा परत का विस्तार है। यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे सीमा बोलते हैं, ठीक है। CSI से सी, MG से सीमा और उसमें SI से सी, इसके बाद एल्युमिनियम को आल तो सियाल हो जाता है। इसमें निभे सीमा परत के निचले तल से लेकर पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक चारों ओर इसका विस्तार है। इसे केंद्रीय परत या भूक्रोड भी कहते हैं। यहाँ पर निकल और लौह जैसे भारी पदार्थ और चुंबकीय गुणों वाली धातुओं की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद है जलवायु किसे कहते हैं? दीर्घ परिवर्तन। देखिए जलवायु वाला आगे पॉइंट, तो जैसे तापमान, वर्षा, वायु, इन सब में जो क्षणिक मतलब दीर्घ परिवर्तन होता है, जैसे लगभग 35 दिन तक गणना की जाती है, तो उसे दीर्घ परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लेंगे उसी में से, ठीक है। पहला वीडियो देख लेना है, एडवांस क्लाइमेटोलॉजी का पहला पेपर। इसके बाद है प्रपोषित संगठक। प्रपोषित संगठक, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने आहार के लिए सपोषित प्राथमिक उत्पादक पौधों पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। कुछ प्रपोषित जीव जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं तथा उनकी पुनर्व्यवस्था करते हैं, ठीक है। प्रपोषित संगठन जैसे अपने आहार के लिए किस पे? स्वपोषित या पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ये प्रपोषित मतलब जो दूसरों पर निर्भर करे। स्वपोषित मतलब जो खुद खाना बनाए। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, जैसे स्वपोषित संगठन। इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इन्हें पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषी पौधे और रसायन संश्लेषी पौधे। इस प्रकार समस्त स्वपोषित प्राथमिक पौधे उत्पादक होते हैं, ठीक है। जो स्वपोषित उत्पादक होते हैं भाई, जो खुद बना रहा है, उत्पादन कर रहा है। ध्रुवीय पौने किसे कहते हैं? ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के प्रदेशों की ओर लगभग 68 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों तक बहने वाली पूर्वी पवनों को ही ध्रुवीय पवनें कहते हैं, ठीक है। जो लास्ट में होता है ध्रुवीय पवनें, पृथ्वी के ऊपर एकदम जस्ट ऊपर नीचे कह सकते हो, क्योंकि मानचित्र में ऐसे ही देखते हैं हम। मेंटल क्या है? क्रस्ट के नीचे भाग मेंटल कहलाता है, ठीक है। जैसे भूपरपटी के नीचे वाला सारा भाग मेंटल कहलाता है। उसके बाद कोर कहलाता है केंद्र में। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। ध्यान रहना, ये लॉन्ग आंसर में काम आएगा। लॉन्ग आंसर में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, इसलिए ध्यान से सुन लेना। क्रस्ट के नीचे के भाग मेंटल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 4.5 है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग भारी चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में सिलिकेटों की अधिकता पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम और लोहा धातु भी पाई जाती है। इस भाग में प्राथमिक तरंगों की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मेंटल की मोटाई पृथ्वी के अर्धव्यास से लगभग आधी या 3000 किलोमीटर है, ठीक है। व्यापारिक पौने किसे कहते हैं? उपोष्णकटिबंधीय, इसमें इधर जहाँ से चिन्ह लगा है वहाँ से पूरब की ओर से प्रारंभ होती है, ठीक है। पूरब की ओर से प्रारंभ होती है, अतः 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवनों को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवनों को दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसके बाद उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता ये मानव सहित परपोषी जंतु होते हैं। जैसे उपभोक्ता, जैसे जो पेड़ पौधों पर जो डिपेंड के जैसे कोई उत्पादन किया, आपने बिस्कुट बनाया, उसको कोई खरीद रहा है, तो वो उपभोक्ता हुआ, ठीक है। तो ये मानव सहित परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। इसके बाद द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत। इस वर्ग में ऐसे सिद्धांत सम्मिलित हैं जिनमें सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक से अधिक अर्थात 2 तारों से हुई है। ऐसे सिद्धांत मुख्यतः चैम्बरलिन और मोल्टन, जेफरे रसेल का नाम याद है भाई, IPL खिलाड़ी, नामक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। विद्वान है हालांकि इसमें। द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद जीवोम से क्या तात्पर्य है? जब पारिस्थितिक रूप से समस्त पादपों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाता है तो इसे जीवोम कहा जाता है, ओडम के अनुसार,
ठीक है। जीवों मतलब क्या, जैसे जैसे पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों जैसे पेड़ पौधों प्राणियों का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है तो उसे जीवों कहते हैं, ठीक है, किसी निश्चित एरिया में। और वायुमंडल क्या है, वायुमंडल शब्द वायु प्रमंडल से मिलकर बना है। पृथ्वी के चारों ओर बहुत ऊंचाई तक हवा या गैसों का समूह फैला हुआ है, ठीक है। जैसे पृथ्वी वायुमंडल रूपी लिफाफे में बंद है। जैसे इसमें कौन सी गैसें पाई, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन ऐसी गैसें पाई जाती हैं, किंतु वाष्पयुक्त हैं। सारी गैसें जो है गर्म करो तो वाष्प के रूप में ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। इसी कारण मानव एवं जैव जगत को बिना किसी कठिनाई के प्राणवायु और सौर ऊर्जा या किरणें इनके माध्यम से प्राप्त होती रहती हैं। जैवमंडल के घटक तत्व, जैवमंडल के घटक तत्व क्या है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं मानव। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं मानव, ठीक है, जैवमंडल के घटक तत्व हैं। इसके बाद अपकेंद्री बल क्या किसे कहते हैं, अक्ष की दिशा में कार्य करने वाला बल अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे एक से गोला खींच लो, उसमें एक बीच में खूंटा बांध लो, जैसे भैंस वाला, गांव की बातें करें तो एक खूंटा बांध दो, उसके पीछे भैंस जो है पूरा सर्कल बना लेगी घास चढ़ते चढ़ते, ठीक है। और जैसे वो खूंटा, जिस खूंटे में जो रस्सी बंधी है, अगर भैंस का बल जो है खूंटे की तरफ लगे तो इसे अपकेंद्री बल कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। इसके बाद फिर भूकंप मूल के वो, और इसके 1 मिनट में अब केंद्रीय बल में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्थैतिक होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में चक्रवात इसी शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। भूकंप मूल एवं अधिकेंद्र क्या है, भूकंप मूल भूगर्भ में जिस स्थान से चट्टानों में होने वाली विशेष परिवर्तन या विवर्तन की क्रियाओं से उद्वेग या हलचल की शुरुआत होती है, उसे भूकंप मूल या भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। यहाँ जिस स्थान पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर लंबवत धक्का महसूस किया जाता है, उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र से सभी दिशाओं में जो तरंगें फैलती हैं, वही अधिकेंद्र के चारों ओर वृत्ताकार घेरे बनाती हैं। देखिए ये चित्र है, ठीक है, इसे देख लेना आप। इसके बाद है प्राथमिक तरंगें किसे कहते हैं, प्राथमिक तरंगें, ये तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति होती हैं। इनकी गति सबसे अधिक 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें ध्वनि कणों की गति तरंग की रेखा में सीध में होती है। यह ठोस तरंग पदार्थों में शीघ्रता से अधिक गहराई में पहुंच जाती है, किंतु द्रव या लचीले पदार्थों में इनकी गति कम हो जाती है। ये लाइन याद है, ये ठोस पदार्थों में शीघ्रता से गहराई तक पहुंच जाती है, किंतु द्रव या लचीले पदार्थों में इसकी गति कुछ कम होने लगती है। ऐसे पदार्थों में मोड़ लेकर आगे बढ़ती है। इनका प्रभाव भूकंप लेवी या सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित किया जाता है। इसे पी वेव्स कहते हैं। पी वेव्स प्राथमिक वेव्स, एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स, ऐसे होती हैं, ठीक है। इसके बाद है घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, रिवोल्यूशन, याद रहना चाहिए इंग्लिश में। अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते ही उसे परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। इसमें गलत परिभाषा लिखा है, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। परिक्रमण, परिक्रमण क्या कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा, ठीक है। कितने, एक वर्ष में पूरा करती है ना, 365 बटे सही 1/4 में, यानी 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है परिक्रमा पृथ्वी सूर्य का। और यह किसके कारण होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण करती है, ठीक है। इसी कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है, याद रहना चाहिए, परिक्रमण और परिभ्रमण। इसके बाद है भूस्खलन क्या है, लैंडस्लाइड। ये भी लॉन्ग आंसर और फुल लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी काम आएगा ये सब, यही याद रहे तो पूरा दीर्घ उत्तरीय कर ले जाओगे। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा या घटना है, ठीक है, जिसमें भूमि क्षेत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव या चट्टान गिरने की घटनाएं सम्मिलित होती हैं। भूस्खलन से जन धन दोनों को हानि होती है। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मतलब पहाड़ ढह जाते हैं, मिट्टी अंदर से ज़मीन से घर अंदर से धंस जाते हैं, ये सब भूस्खलन ही तो है। भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण बल, नदियों द्वारा कटाव, गलत कृषि प्रणाली आदि के कारणों से होता है, ठीक है। इसके बाद है ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार। ओ माय गॉड, चलो ठीक है भाई, याद रहना चाहिए, इसलिए ऐसे बोल दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े और धूल आदि निकलता रहता है, लावा। प्रश्न नंबर 30, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम की स्थिति व विस्तार को बताइए। शीतोष्ण घास प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, स्टेपी प्रेयरी, ठीक है। और इसके बाद फिर पंपाज, वेल्ड और कैंटरबरी, ये मैदान थोड़े याद रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन पढ़ दे रहा हूँ। शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम की स्थिति एवं विस्तार को बताइए। शीतोष्ण घास प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों, उत्तरी अमेरिकी का प्रेयरी, यूरेशिया का स्टेपी प्रदेश पाया जाता है, जहाँ महाद्वीपीय जलवायु ग्रीष्मकाल एवं शीतकालीन दशाओं में अत्यधिक अंतर होता है का विकास हुआ है तथा शुष्कता का साम्राज्य रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना तथा यूरुग्वे, पंपाज, दक्षिणी अफ्रीका के उच्च पर्वतीय भाग, वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग, मरले, डार्लिंग बेसिन,
मरे डार्लिंग बेसिन, बहुत खतरनाक नाम है, तथा न्यूजीलैंड कैंटरबरी मैदान में पाया जाता है। इसके बाद है सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक कारकों में परिवर्तन, संशोधन एवं परिष्करण करके मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। आज भूमंडल का अधिकांश भाग सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि मानव अपनी प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगभग सब जगह पहुंच चुका है अथवा अपनी उपस्थिति की छाप छोड़ दी है। भौतिक वातावरण की भांति सांस्कृतिक पर्यावरण के भी 3 अंग सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाएँ, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हैं। ठीक है, इसमें क्या मतलब, यही मतलब है कि मानव अपनी बुद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके या उपयोग करके अपने अनुसार परिस्थितियों को ढाल लिया है। इसी की संस्कृति, जैसे हड़प्पा संस्कृति थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी, मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता थी, ये सब मानव संस्कृति थी। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, जो नहीं है। गृहस्थी 40 या 50 किसे कहते हैं, इसमें ध्यान से देखना। पछुआ पवनों के साथ प्रचंड झंझा चला करते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण इन्हें दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50, इस 50 उल्टे 40 अक्षांशों में गृहस्थी 40 मतलब 40 50 डिग्री अक्षांश के पास भयंकर 50 से 50 और 60 डिग्री के पास चीखती 60 से 60 आदि नामों से पुकारते हैं। ठीक है, ये पछुआ हवाओं में ये पश्चिमी जेट बोलते हैं, पछुआ जेट बोलते हैं। इसके बाद भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। देखो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आप क्या समझते हैं? अंग्रेजों की औलादों ने जो पूरा शासन किया था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंग्लैंड से ही प्रारंभ होती है। तो देखते हैं कहाँ से। ठीक है, जैसे 0 डिग्री देशांतर से रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चले तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, और 0 डिग्री से 180 अंश पश्चिम देशांतर की यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 अंश पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच देशांतर होते हुए 180 अंश पश्चिम देशांतर की ओर यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन का समय का अंतर हो जाता है। इसलिए 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसलिए 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस क्या है? अरोरा का शब्द होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियोलिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ क्रमशः, देखिए, बोरियोलिस का अर्थ है उत्तरी और ऑस्ट्रेलिस का अर्थ है दक्षिणी। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चमकी तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। अरोरा ध्रुवीय प्रकाश ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। सूर्य का निर्माण कितने मंडलों से हुआ है? सूर्य के प्रमुख मंडल, देखिए, सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों से हुआ है। कोर होता है अंदर, उसके बाद फोटोस्फीयर होता है, फिर क्रोमोस्फीयर होता है, फिर कोरोना होता है। ठीक है, सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को फोटॉन के प्रभुत्व के कारण फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके बाद आ जाइए फोटोस्फीयर की, जहाँ रेड वाला है। ठीक है, फोटोस्फीयर की गैसीय संरचना में हाइड्रोजन 90% तथा हीलियम 10% होता है। हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा 90% और हीलियम कम होता है, 10% होती है, जिसमें नाभिकीय संयोजन की क्रिया होती है, तब जाके सूरज इतना तपता है। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं अंधेरे धब्बे को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। याद रहना चाहिए, ये सौर कलंक किसे कहते हैं? फोटोस्फीयर में ठंडे एवं अंधेरे धब्बों को सौर कलंक कहते हैं या सौर धब्बा कहते हैं, तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। हो सकता है पूछ ले फैकुला क्या है, तो ये भी याद रखें, गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। सूर्य से लगभग कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख किलोमीटर दूर फोटोस्फीयर के चारों ओर जलती गैसों की परत होती है, जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसमें आयन युक्त हाइड्रोजन एवं हीलियम एटम होते हैं। सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को कोरोना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 37 है, सौर पवन एवं सौरिक ज्वाला से आप क्या समझते हैं? सौर पवन सूर्य के फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में अवमुक्त इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा को सौर पवन कहते हैं। ठीक है, सौर पवन किसे कहते हैं? सूर्य के फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में अवमुक्त इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा को सौर पवन कहते हैं। सौर ज्वाला सूर्य की बाह्य सतह से कभी कभी जलती तप्त गैसों के अचानक विस्फोट एवं प्रस्फोट को सौर ज्वाला कहते हैं। अगर ये देखना हो तो वो यूट्यूब पे सर्च कर लेना सूरज को, ठीक है, सन को, दिख जाएगा सौर कैसे उसमें विस्फोट होता रहता है। इसके बाद विसरित नीला प्रकाश किसे कहते हैं? विसरित नीला प्रकाश सौरिक विकिरण के प्रकीर्ण एवं विसरित अंश जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है को विसरित नीला प्रकाश या विसरित दिवा प्रकाश कहते हैं। ठीक है, सौर विकिरण के प्रकीर्ण एवं विसरित अंश जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 39, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम या बेन का विस्थापन नियम का प्रकाश डालिए। देखिए प्रकाश भी पड़ गया, टॉर्च जल गई है। इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन का इस नियम के अनुसार विकिरण का प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान के चौथी शक्ति के समानुपातिक होता है। बेन का विस्थापन नियम, इस नियम के अनुसार अधिकतम विकिरण की तरंग दैर्घ्य विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान के विलोम समानुपातिक होती है। ठीक है, ऐसे याद रहना चाहिए। इसके बाद व्यवहारवादी पर्यावरण, व्यवहार मतलब क्या, आपने किताबों में पढ़ा है ऐसे आचरण करना चाहिए, बड़ों के साथ ऐसे रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और जाके बड़ों से मिलो उनके पास उनका पैर छुओ, उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, उनका सम्मान करो, तो ये व्यवहार में आ गया। ठीक है, तो जिसमें मानव पर्यावरणीय दशाओं में आवृत रहता है, मतलब बार बार आता जाता रहता है, या पर्यावरण में जलवायु में तापमान दाब ये सब इसका सामना करता रहता है, तो तथा उसकी चेतना इरादे किसी वस्तु के प्रति स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। जैसे अब बार बार तापमान या इधर उधर दाब की बात करें तो उसमें अगर केंद्रित रहता है तो इसे व्यवहारवादी पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे तापमान पर केंद्रित हो जाओ तो उसे, ठीक है, समझ जाओ यार। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। पवनों का वर्गीकरण, जिन भागों में एक ही दिशा से एवं प्रायः समान रूप से वर्ष भर पवनें चलती हैं उन्हें अस्थायी, सनातनी या ग्रही पवनें कहते हैं। जिन भागों में मौसम विशेष में स्थानीय वायुदाब व्यवस्था विकसित होने से मौसमवार पवनें चलती हैं उन्हें मौसमी या मानसूनी पवनें कहते हैं। इसी भांति समुद्र तट के निकट सामयिक पवनें दिन व रात में जल व थल भाग पर स्थानीय रूप से वायुदाब बदलने से चलती हैं, इन्हें जल या स्थल समीर कहते हैं। इसके बाद जैसे कौन कौन सी पवनें होती हैं, ये सब परिभाषाएं हो चुकी हैं, 3 परिभाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रही, सनातनी एवं स्थानीय पवनें, मौसमी या सामयिक पवनें, मौसमी या सामयिक पवनें में मानसून पवनें, जल स्थल समीर, पर्वत एवं घाटी समीर, स्थानीय पवनें। ठीक है, अब जैसे देखो फिर से पढ़ दे रहा हूँ इसमें पवनों का वर्गीकरण। जिन भागों में एक ही दिशा में एवं प्रायः समान रूप से वर्ष भर पवनें चलते उन्हें स्थानीय, सनातनी या ग्रही पवनें कहते हैं। पुराना, ठीक है, सनातनी समझ सकते हो। जिन भागों में मौसम विशेष में स्थानीय वायुदाब व्यवस्था विकसित होने से मौसमवार पवनें चलती हैं उन्हें मौसमी या मानसूनी पवनें कहते हैं। मतलब क्षण भर में जैसे मौसम बदलता है तो मौसम में मानसूनी पवनें कहते हैं। और समुद्री तट के निकट सामयिक पवनें दिन व रात में जल व थल मार्ग पर स्थानीय रूप से वायुदाब बदलने से चलती हैं, इन्हें जल या स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का क्या स्वरूप है। पारिस्थितिक जीवमंडल या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य है। इसमें पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का निवेश होता है। देखो पारिस्थितिक जिसमें पृथ्वी पर कौन सा ऊर्जा का सबसे स्रोत है, सूर्य, यही निवेश करता है। इसके बाद लघु तरंग प्रवेशी सौरवीय विकिरण का मात्र 51% भाग धरातल को प्राप्त होता है। लघु तरंग प्रवेशी जो लघु तरंग प्रवेश सूर्य का लघु तरंग प्रवेश कर पाती है विकिरण के रूप में, उसका केवल 51% भाग ही धरातल को प्राप्त होता है। इस मात्रा का स्वल्प अंश ही पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, और इस बहुत 0.2 नैनोमीटर ऐसे कुछ यूज किया जाता है पौधों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या गमन पोषण स्तरों से होकर गुजरता है तथा प्रवाह ऊष्मागतिकी के निम्न 2 नियम से नियंत्रित होता है। देखिए जो रेड कलर से अंडरलाइन है, बस इतना ही पढ़िए, इतना ध्यान रहना चाहिए, पूरा थ्योरी क्लियर, और कोई ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नियम 1 है ऊष्मागतिकी का, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है तथा इसका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा मतलब न नष्ट होती है न तो बनाई जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, इसे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम कहते हैं, यही मतलब है। नियम 2, ऊर्जा का जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है या जब इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है तो उसके कुछ भाग का विसरण हो जाता है जो सुलभ नहीं हो पाता है। जैसे अब किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है, दूसरी जगह चले उसका वो जल्दी मिल नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद है पारिस्थितिकी पिरामिड का वर्णन कीजिए। देखिए सी एल्टन, ये जो हैं विद्वान हैं जो पारिस्थितिकी पिरामिड का जो खोज किए थे, इनके अनुसार आहार श्रृंखला के आधार पर या सबसे प्रथम पोषण स्तर पर प्राणी संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब प्रथम पोषण स्तर पर अपेक्षाकृत ज़्यादा संख्या होती है। जैसे घास सबसे ज़्यादा होती है, एक क्षेत्र में बहुत सारी घास होती है, उसी मनुष्य कम होते हैं, जानवर कम होते हैं, ठीक है, तब बाद में पोषण स्तरों पर इनकी संख्या कम होती है। इन दोनों चरम स्थितियों के मध्य संख्या घटती दर पर पाई जाती है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पोषण स्तर के आगे बढ़ने पर पोषण स्तर के अनुसार प्राणियों की संख्या घटती जाती है, अर्थात वनस्पतियों की संख्या सबसे अधिक और उन पर पलने वाले जीव उससे कम, इन जीवों पर आधारित जीव उससे कम, वनस्पतियों एवं जीवों पर पलने वाला मनुष्य सबसे कम संख्या में पाया जाता है। इस तथ्य को पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है।
देखिए पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। तो पिरामिड मतलब जैसे प्रथम पोषण होता है, जो उत्पादक में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं उसको उनको खाने वाले कीड़े उससे कम, फिर कीड़ों मकोड़ों खाने वाले हिरन, कीड़ों मकोड़ों खाने वाले मेढक उससे कम, फिर मेढक इसके बाद फिर चील ये सब, फिर शेर हिरण ये सब खाने वाले, इन सब की संख्या कम ही होती है। ठीक है, पेड़ पौधों से यही मतलब है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओ संख्या कम होती जाएगी, यही मतलब। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जलवायु प्रदेश, जैसे AF से जलवायु को निरूपित किया जाता है। जैसे देखिए क्या है स्थिति। विषुवत क्या प्रश्न था, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्या है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश स्थिति। विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखीय जलवायु अथवा उष्णकटिबंधीय तर जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार कभी कभी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 से 25 अक्षांश तक भी पाया जाता है। इस तरह वायु दाब की पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार तथा संकुचन होता रहता है। विषुवत रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, वर्ष भर समान उच्च तापमान और वर्ष भर समान उच्च वर्षा। ठीक है, जैसे अमेजोन वर्षा सब भूमध्य रेखा पे पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा तापमान उच्च रहता है और वर्षा भी बहुत होती है। और देखिए इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका की अमेजोन बेसिन, दक्षिण अमेरिका में अमेजॉन वर्षावन पाया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में। अमेरिका की कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा पूर्वी मध्य अमेरिका, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला आदि को भाग को सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी द्वीप। इसके बाद है सूर्य लगभग वर्ष भर विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा वर्ष भर रात और दिन की अवधि में अंतर बहुत कम होता है। अतः भूमध्य रेखीय भाग में सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, जिस कारण वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। कोपेन ये सब छोड़ो। ठीक है, ये विषुवत रेखा का भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन हो चुका है। ठीक है, इसे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा मतलब कि टुंड्रा जिनके पास कोई काम धंधा ना हो, मतलब ऐसे ही याद कर लें। टुंड्रा जलवायु इसको FT से निरूपित करते हैं। अवस्थिति और या वितरण, टुंड्रा फिनिश भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है बंजर भूमि। ठीक है, जिसका कोई उपयोग नहीं, बंजर भूमि। इस तरह न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहते हैं। ठीक है, इनकी उत्पादकता न्यूनतम होती है। आर्कटिक टुंड्रा जलवायु का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के कुछ भागों, कनाडा के सुदूर उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड के तटीय भागों, यूरोपीय रूस, आर्कटिक सागरीय भाग एवं उत्तरी साइबेरिया में हुआ है। इनके अलावा टुंड्रा जलवायु आर्कटिक द्वीपों पर भी विकसित हुई है। इसके बाद है आर्कटिक टुंड्रा जलवायु, अल्पाइन टुंड्रा जलवायु, जो उष्ण उपोष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधों के उच्च पर्वतों पर पाई जाती है। वनस्पति की विशेषताओं के आधार पर आर्कटिक टुंड्रा को 3 मंडलों में विभाजित किया जाता है, जैसे निम्न आर्कटिक टुंड्रा, मध्य आर्कटिक टुंड्रा और उच्च आर्कटिक टुंड्रा। यह निम्न और मध्य और उच्च का अर्थ ऊंचाई से ना होकर अक्षांशों से है। ठीक है, तापमान देखो, टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सूर्य तप तथा सूर्य प्रकाश का सामान्यतः अभाव रहता है तथा वर्ष भर निम्न तापमान रहता है। औसत वार्षिक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों की लंबी अवधि वाली होती है, गर्मियाँ भी सर्द होती हैं। औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तथा 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। न्यूनतम पारिस्थितिकी उत्पादकता के कारण बंजर प्रदेश बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद धरातली सतह के 7 से 8 महीनों तक हिमाच्छादित रहते हैं। पौधों का वर्धन काल 50 दिन से कम होता है। धरातल सदा हिमीकृत होने के कारण परमफ्रॉस्ट के रूप में रहता है। और जैसे ब्लिजर्ड नामक सर्द बर्फीली तेज हवाएं चलती हैं। वर्षा क्या होती है टुंड्रा में? वर्षा औसत वार्षिक वर्षा 400 मिलीमीटर से भी कम होती है। अधिकांश वर्षा हिम के रूप में होती है। ठीक है, बहुत सारे बर्फ़ के गोले पड़ते हैं वहाँ पे। असामयिक स्थानीय हवाओं पर प्रकाश डालिए। असामयिक, ठीक है, 24 घंटे के अंदर प्रवाह दिशा में 2 बार पूर्ण परिवर्तन करने वाली दैनिक पवन प्रसंचरण, जैसे निश्चित समय होता है उसे सामयिक कहते हैं। असामयिक मतलब किसी भी समय। अब जैसे सामयिक में है स्थलीय तथा जलीय समीर, पर्वत तथा घाटी समीर वाली स्थानीय हवाओं को छोड़कर, इन सबको छोड़कर उन सभी स्थानीय हवाओं को असामयिक स्थानीय हवा पवन कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति तापीय एवं गतिक कारणों से होती है। गर्मी हो या ठंडी हो, तापीय विशेषता के आधार पर असामयिक स्थानीय हवाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। गर्म एवं ठंडी स्थानीय हवाएं। महत्वपूर्ण गर्म स्थानीय हवाओं के अंतर्गत
निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। जैसे चिनूक चिनूक के बारे में पढ़ना है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। एडवांस क्लाइमेटोलॉजी पहला वीडियो देख, इसी वजह से कह रहा हूँ, देख लेना, सब इसी में से आ रहे हैं। चिनूक तथा फान, हरमट्टान, सिरोको, नार्वेस्टर, ब्रिकफील्डर, शामल, खमसिन, सिमोम, सांता आना, इसको याद रहना। चिनूक और सांता आना याद रहना चाहिए। और लू, यूपी में अपना भाई, ठीक है, लू चलता है। इसके बाद है ठंडी स्थानीय हवाओं में निम्न महत्वपूर्ण है। मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड, नादर्स, ब्लिजर्ड याद रहना चाहिए, अभी टुंड्रा में आता था। ठंडी हवाएं हैं। परगा, बाइस, लेवेस्टर, पैम्परो, इसमें ब्लिजर्ड ही याद है। ठंडी हवाओं में निम्न महत्वपूर्ण है ब्लिजर्ड। चिनूक और फान, देखो, पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप में फान कहते हैं। ठीक है, एक ही हवा है, पर्वतीय ढाल के सहारे चलती है, इसे चिनूक हवा कहते हैं या फान। इसके बाद जेट स्ट्रीम में एल नीनो और ला नीना, ये सब एडवांस क्लाइमेटोलॉजी पहला वीडियो जरूर देखेंगे आप, उसका तीनों भाग, उसी में सब ये सब विस्तारों से बताया गया है। इसी वजह से इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, उसको देख लेना आप। पढ़े होंगे इसलिए जल्दी रिवीजन हो जाएगा। सॉरी, आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसमें। चलिए, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवी प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस पवन की धारा का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच 75 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। इसमें एक से अधिकतम वायु वेग होता है। खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में प्रबल वेग वाली हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में, ये याद रहना चाहिए। इन हवाओं की दिशा के विपरीत दिशा में उड़ान भरने वाले जेट विमानों को पवन का अवरोध का सामना पड़ रहा था। देखिए, ये कहानी है, जब विश्व युद्ध हो रहा था तो जब उल्टी दिशा, जब जिस दिशा से, ये कहानी थी विश्व युद्ध के दौरान, जब जिस दिशा से हवा चलेगी उस दिशा में आप जहाज लेके जाओगे तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो उस समय इसकी खोज हुई थी, यही कहानी थी। अमेरिका की जहाज़ वहाँ फंस जाती थी। ठीक है, इसके बाद है एल नीनो और ला नीना। एल नीनो मौसम की महत्वपूर्ण परिघटना है जिसका आविर्भाव दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर मुख्य रूप से या तट के समीप पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है, एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ठीक है, और इससे क्या होता है, एल नीनो में सूखा पड़ता है, ठीक है, तापमान बढ़ जाता है। और ला नीना इसके विपरीत है। ला नीना परिघटना का आविर्भाव उष्णकटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है। इसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है और उष्णकटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है। और ला नीना से बाढ़ आती है, बाढ़ आती है और वर्षा होती है। सॉरी, कन्फ्यूज ना हो, ला नीना जो है एल नीनो के विपरीत होती है। ला नीना में बाढ़ होती है और वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है फिर बाढ़ होती है, याद रहना चाहिए, याद हो जाएगा। और इसका वीडियो भी देख लेना एडवांस क्लाइमेटोलॉजी में, उसमें सब समझाया गया। इसके बाद धरातली तरंगे किसे कहते हैं। धरातली तरंगे, ये तरंगे धरातल के ऊपरी भाग तक ही सीमित रहती हैं। इनका प्रभाव विशेषकर भूतल पर ही विनाशकारी होता है। इसकी गति लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये पृथ्वी के भीतरी भागों में प्रवेश नहीं कर पाती, अतः इनके भूगर्भ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। भूचुंबकीय तरंगों का सही सही ज्ञान व दक्ष क्षमता भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ द्वारा ही संभव है। भूकंप किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से, यानी भूकंप लेखी। प्राथमिक पी तरंगें, इनकी दिशा वक्राकार या चापाकार बनती है। ठीक है, इसके बाद फिर है द्वितीय गौड़ या तरंगें, भूकंप के मूल केंद्र से 120 डिग्री मुड़कर किनारे की ओर फैल जाती है। और है पृथ्वी का केंद्रीय भाग या तो द्रव जैसे पदार्थों का है अथवा विशेष रूप से लचीला एवं द्रव जैसा व्यवहार करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, यही नहीं, यह आंतरिक भाग अत्यधिक ऊंचे घनत्व व कठोरता एवं चुंबकत्व वाले होते हैं। इसी कारण यह लोहा, निकिल आदि पदार्थों की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, केंद्र में बहुत सारे लोहा, ये सब मतलब भारी तत्व हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरफ ही रहता है तो भारी चीज़ें अंदर, मतलब सबसे अंदर की तरफ ही जाएंगी, इसी वजह से। संताप मंडल पर प्रकाश डालिए। देखो भाई, इस पर भी टॉर्च बनी है, प्रकाश पड़ गया है, बढ़िया टॉर्च है। संताप मंडल, यह मंडल मध्य स्तर के बाद प्रारंभ हो जाता है। इस मंडल की क्षैतिज परतों के तापमान लगभग समान रहते हैं। इसके बाद है इसकी ऊंचाई 18 से 30 किलोमीटर तक है, किंतु नवीन खोजों के अनुसार इस मंडल की ऊंचाई 18 से 80 किलोमीटर तक आंकी गई है। इस मंडल की ऊंचाई अक्षांश और वर्षा ऋतुओं के अनुसार परिवर्तनशील रहती है। देखिए, कन्फ्यूजन ना हो, जो रेड अंडरलाइन से हुआ है ना, यही पढ़ रहा हूँ मैं। इसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई जाड़े की ऋतु से कुछ बढ़ जाती है, ग्रीष्म में बढ़ जाती है। और संताप मंडल में मौसम परिवर्तन, संवहनी एवं संघनन संबंधी क्रियाएं नहीं होती, इसमें कुछ भी नहीं होता है। संताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि ओजोन परत रहती है।
ओजोन मंडल का वर्णन कीजिए। चलिए ये भी आ गया, इसको पूरा पढ़ना पड़ रहा है, इसे पढ़ रहा हूँ। ओजोन मंडल समताप मंडल के ऊपरी परत पर ही स्थित है। सूर्य से मिलने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को यहाँ की ऑक्सीजन सोखकर स्वयं गर्म होकर ओजोन में बदल जाती है। इससे पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से होने वाली गर्मी एवं विनाश से सुरक्षा मिल जाती है। ऑक्सीजन ओजोन में तथा ओजोन पुनः ऑक्सीजन में रूपांतरित होती रहती है। O3 से O2, O2 से O3, ठीक है। इस क्रिया में उसमें 40 किलोमीटर के ऊपर संतुलन हो पाता है, जबकि 35 किलोमीटर के पास ओजोन मिश्रित अनुपात सर्वाधिक होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य है। यहाँ पर तापमान इसी कारण तेजी से बढ़ता है, अतः इस परत की निचली सीमा समताप मंडल में भी मिल गई है। मानव विभिन्न कार्यों द्वारा इस ओजोन परत का लगातार विनाश कर रहा है। इसके ह्रास होने से धरातल पर तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अनेकानेक बीमारियों की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। अब पराबैंगनी किरणें हो तो कैंसर जैसे त्वचा कैंसर, बाकी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताएं। वही मनुष्य जो अपनी बुद्धि, विवेक और क्या कहते हैं क्षमताओं को का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर बहुत सारे सभ्यताओं का निर्माण किया, जैसे मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता जैसे नगरों का निर्माण, ठीक है, नदी पुलों का निर्माण और बहुत सारी जैसे अपने घर परिवार ये सब और गीत संगीत ये सब सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताएं हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहूँ। सांस्कृतिक में अप्राकृतिक पर्यावरण उसे कहते हैं जिसका निर्माण मानव अपने ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि एवं प्रयत्नों से करता है। मानव अपने क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण को अपने ज्ञान अथवा प्रवृत्ति की सहायता से संशोधन करता है तथा उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालता है। यह प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत समूहीकरण, पोषण, प्रवास, अलगाव, अनुक्रमण, प्रभुता, संतानोत्पाद, विशेषीकरण, समावेशन जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। प्रक्रियाओं से मानव समुदाय अपना समाज भी विकसित करता है और आगे बढ़ता है। सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताएं। सांस्कृतिक पर्यावरण की जनक जनता होती है। सांस्कृतिक पर्यावरण की केंद्र मानवीय बुद्धि है। इसके बाद इसके सांस्कृतिक पर्यावरण प्रभाव से मानव प्राकृतिक तत्वों का शोषण करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण मानव की सामाजिक शक्ति का पर्याय है। सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रमुख तत्व प्राकृतिकी है। सांस्कृतिक पर्यावरण के कुछ तत्व मूर्त हैं, जिसे सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के निर्माण में दर्शन एवं विज्ञान का व्यापक योगदान होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव की आर्थिक क्रियाएं समाहित होती हैं। इसके बाद सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव वर्ग का भोजन, वस्त्र, निवास आदि सम्मिलित हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। दाब प्रवणता किसे कहते हैं? किन्हीं दो स्थानों के वायु दाब का अंतर दाब प्रवणता कहलाता है। अधिक वायु दाब के स्थानों से निम्न वायु दाब के स्थानों की ओर चलती हैं। वायु जो है अधिक से कम, जैसे मतलब वायु जो है अधिक दाब से कम निम्न वायु दाब की ओर से चलती है, क्योंकि निम्न वायु दाब या लो वायु दाब वाले क्षेत्रों में हवा ऊपर उठती है और उसी का स्थान भरने के लिए भारी हवाएं उसी के स्थान में आने की कोशिश करती हैं, ठीक है। जबकि उच्च वायु दाब वाले भागों में पवन भारी होने के कारण नीचे रहती है, अतः कम दाब वाले निम्न क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। और दाब प्रवणता में अंतर जितना अधिक होगा, पवन की गति उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। इसके बाद पवनें समदाब रेखाओं को काटते हुए उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। इनकी गति दाब प्रवणता पर आधारित रहती है। ये तथ्य आदर्श रूप में तभी तक पाए जाते हैं जब तक कि पवनों पर अन्य किसी शक्ति का प्रभाव न पड़े, ठीक है। अगर बाहरी रूप से छेड़छाड़ प्रेशर न दिया जाए तो पवनें उसी तरह चलती रहती हैं, जैसे अधिक दाब से निम्न दाब की ओर। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। सब लॉन्ग आंसर में आ जाएंगे, इसी वजह से यहीं याद कर लो ताकि लॉन्ग आंसर में केवल मुझे हेडिंग बताना पड़े। इसके बाद है एजी टांसले। पारिस्थितिक तंत्र के जनक कहे जाते हैं इनको। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक पदार्थों की परस्पर प्राकृतिक क्रिया है, जिसमें जैविक पदार्थ अजैविक पदार्थ के साथ पर्यावरण के संपूर्ण कारक सम्मिलित हैं, एक अंतःक्रियात्मक संबंधों से जुड़े हैं। मॉन्कहाउस एवं स्मॉल नामक विद्वानों ने पारिस्थितिक तंत्र को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पादप एवं जीव जंतुओं एवं जैविक समुदाय का प्राकृतिक पर्यावरण अथवा आवास के दृष्टिकोण से अध्ययन करना पारिस्थितिकी तंत्र है। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, ठीक है। वायुमंडल मतलब 4 परतों से 4 लेयर होती हैं, उसको भी याद कर लेना। और हवाएं किस चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, इसको संगठन कहते हैं, इसलिए संगठन की पहले परिभाषा देखें। वायुमंडल की बनावट या संगठन सामान्यतः ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील रहा है। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भागों एवं अधिक हल्की एवं विशेष प्रकार की अवस्थित या चार्ज गैसें वायुमंडल में विविध ऊंचाई पर पाई जाती हैं, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें नाइट्रोजन में ऑक्सीजन है, वो दोनों ही गैसें प्राण पोषक हैं। ऑक्सीजन शरीर को रक्त एवं शुद्ध व संचालित रखती है, जबकि नाइट्रोजन प्रोटीन एवं विटामिन निर्माण का आधार है। ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल के 99% भाग बनाती हैं, जैसे ऑक्सीजन 20% या लगभग 21%, आर्गन जो है 0.93%, इसके बाद अन्य जो है 0.05% और नाइट्रोजन सीधा 78%।
इसके बाद है जैवमंडल के विभिन्न घटक। जैवमंडल पृथ्वी की वह जीवन रक्षक परत है जिससे पौधे तथा जीवधारी अपना जीवन यापन कर अपना विकास करते हैं। B.I. बेनेडिस्की के अनुसार जैवमंडल जीवित वस्तुओं के निवास या अस्तित्व का क्षेत्र है। जैवमंडल में जीवित वस्तुएं ही पाई जाएंगी और निवास पाए जाएंगे उनके ठीक है। जैवमंडल के संबंध में स्ट्रा हॉलर महोदय लिखते हैं, पृथ्वी के सभी जीवित जीव एवं वह पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलजुल कर जैवमंडल निर्माण करते हैं। इसके बाद है जैवमंडल के प्रमुख घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक में क्या है, जैसे मिट्टी है। अजैविक घटक में जैसे पदार्थों को अजैविक पढ़ ही देते हैं। ऐसे तत्व जो पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों के चक्रीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जैसे जल, नाइट्रोजन। इसके बाद शरीर निर्माणक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं तरल पदार्थ। जो अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं ना, तो पदार्थों के चक्रीकरण में कौन है, जल, नाइट्रोजन, और शरीर निर्माण पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और तरल पदार्थ। जलवायु तत्व जैसे तापमान, प्रकाश और जल। ठीक है। इसके बाद जैविक घटक में प्राथमिक उत्पादक जैसे प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव जैसे पौधे, और द्वितीयक उत्पादक व उपभोक्ता। हाँ, ये जीव अपना भोजन पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, गाय, भैंस, हाथी को प्रथम स्तर का उपभोक्ता कहा जाता है, जबकि शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले जंतुओं को द्वितीय स्तर का उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें प्रपोषी भी कहते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए। लॉन्ग आंसर में सिर्फ हेडिंग बताऊंगा, ठीक है। ये सब बाकी सब चीज़ें वही सब हैं, इन्हीं से ही आप लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तरी कर सकते हो, बाकी लघु उत्तरी तो है ही है। बड़े मांसाहारी जानवर जैसे शेर, गिद्ध आदि को शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है तीसरे प्रकार के जैविक घटक वह होते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों और अर्थात पौधों एवं द्वितीयक उत्पादकों अर्थात जानवरों के मरने पर मृत शरीर को अपघटित करते हैं। इसमें इस कोटि के में बैक्टीरिया और कवक आते हैं, ठीक है, अपघटन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे या फिर जानवर मर जाते हैं, देखते हैं अगर उन्हें गिद्ध खा लेता है, जितना बचता है उसका बाकी सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मतलब उसका अपघटन हो जाता है, ठीक है। आते हुए इन्हें मृतोपजीवी या साप्रोट्रोप्स कहते हैं। ये विविध पोषी होते हैं। ये मृत शरीर में निहित यौगिक रसायनों को विघटित करते हैं और उन्हें सरल यौगिकों में बदलकर सरल तत्वों में बदलकर उसे अवशोषित कर लेते हैं। वैश्विक तापन क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव, जैसे ओजोन परत की क्षति, इससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव क्या है, बस केवल पूरा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इसे पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण होता है। वैश्विक तापमान से प्रभाव क्या है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करोगे, प्रभाव किसके कारण होता है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करोगे, इसके बाद CO2, SO2, मीथेन गैस, इनका ज़्यादा उत्सर्जन होगा। इसके बाद वनों को कटा होगा, तो ये सब वैश्विक तापन के कारण है, ठीक है, या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है, सब एक ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है, जो ओजोन परत को तोड़ती रहती है, इस जो फ्रिज से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाता है, जिससे विश्व का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसी को वैश्विक तापन कहते हैं। अब देखिए वैश्विक तापन का जलवायु पर प्रभाव, जैसे बीमारी, वन में आग लगना, सूखा पड़ना, तूफान। इसके बाद पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है, ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इसके बाद समुद्र के जल धाराओं का दिशा बदल सकती है। ये सब ढेर लॉन्ग आंसर में दीर्घ उत्तरी में आएंगे, इसलिए यहीं पे याद कर लो, ताकि इसमें हेडिंग बताएंगे हम। विश्व तापमान में वृद्धि से जलवायु प्रारूप में व्यापक परिवर्तन होता है। देखिए, इस वक्त तापमान और वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, ऋतु चक्र बदल जाता है। देखिए ऋतु चक्र बदल ही गया है, वर्षा बहुत देर से होती है। ग्रीष्मकाल की अवधि बढ़ेगी और एल नीनो का प्रभाव में वृद्धि होता है। एल नीनो मतलब है सूखा, ठीक है, ड्रॉट। चक्रवातों की आवृत्ति घटेगी, लेकिन तीव्रता, चक्रवात कम आएंगे लेकिन बहुत तेज आएंगे, जो भी आएंगे। इसके बाद खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला किसी विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत विभिन्न अवयवों के मध्य के संबंधों को सुनिश्चित क्रम को भोजन श्रृंखला कहा जाता है। इनमें प्रत्येक अवयव अपनी श्रृंखला में अपने से नीचे क्रम के सदस्य पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है। उदाहरण के लिए घास जो है हिरण खाता है, और शेर जो है हिरण को खाता है, ठीक है। भोजन श्रृंखला के प्रकार, पहला है परभक्षी भोजन श्रृंखला, जिसमें परभक्षी मतलब टिड्डी, मेढक, सांप, मोर, ठीक है। इसके बाद परजीवी भोजन श्रृंखला, देखिए इसके बाद परजीवी भोजन श्रृंखला, परभक्षी मतलब क्या, जैसे पढ़ ही देते हैं यार, वह सिर्फ भोजन श्रृंखला जो किसी प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ से
उपभोक्ता शाकाहारी से प्रारंभ होती है तथा किसी अंतिम मांसाहारी उपभोक्ता पर समाप्त हो जाती है, जिसके मध्य में खाने एवं स्वयं को खा लिए जाने की प्रक्रिया निहित रहती है, परभक्षी भोजन श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, जैसे सांप जो है टिड्डी को खा ले या फिर मेढक को खा ले, फिर मोर जो है सांप को खा ले, ये परभक्षी भोजन श्रृंखला है। फिर परजीवी भोजन श्रृंखला। परजीवी मतलब क्या? इस प्रकार की भोजन श्रृंखला का आरंभ ही एक प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी से होता है, परंतु इस प्रकार की श्रृंखला में उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है। बड़े पशु को मेजबान और सबसे छोटे को परजीवी कहा जाता है। इसके बाद मृतजीवी, ठीक है, जैसे कवक होते हैं। इस प्रकार की भोजन श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होता है सूक्ष्म जीवों तक जाता है, जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थ जीवाणु बैक्टीरिया और कोपॉड, ठीक है, याद रहना चाहिए। इसके बाद भूमंडल पर सूर्य तप का वितरण बताइए। सूर्य ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का स्रोत सूर्य ही है। त्रिवार्था के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सूर्य ऊर्जा को सूर्य विकिरण या सूर्य तप कहते हैं। सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच से विकिरण ऊर्जा 1,00,000 अश्व शक्ति के बराबर होती है। सूर्य से 93 मिलियन दूर स्थित पृथ्वी सौर ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। ठीक है, 93 मील दूर है और उसका केवल 1/2 अरबवां भाग ही, मतलब बहुत कम से प्राप्त कर पाती है। सूर्य से प्राप्त इस स्वल्प ऊर्जा के कारण भूतल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव है। इतना कम आता है तभी इतना तापमान रहता है। इसमें देखो सूर्य तप का अक्षांशीय वितरण की दृष्टि से निम्न 3 वक्र दृष्टिगत होते हैं। देखिए, पृथ्वी में अक्षांशीय जो सूर्य का ताप आता है वो अक्षांशीय रेखाओं पर निर्भर करता है। देखिए, निम्न अक्षांशीय आयनवर्ती मंडल, इसका विस्तार कर्क रेखा या मकर रेखाओं के बीच होता है, पृथ्वी के बीच में सेंटर में। वर्ष के 2 महीने को छोड़कर यहाँ साल भर ऊंचा सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक है, हमें 2 महीना छोड़ दो तो बाकी हमें पूरा वर्ष भर सूर्य तप प्राप्त होता है, ऊंचा तेज। मध्य अक्षांशीय मंडल, इसका विस्तार 23.5 डिग्री से 66.5 अक्षांशों के मध्य मिलता है। ठीक है, इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर साल भर में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है। ध्रुवीय मंडल सबसे किनारे पर। ध्रुवों के चतुर्दिक वर्ष में 1 या 2 महीनों में ही सूर्य तप मिलता है, परंतु वर्ष के कुछ महीने में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में सूर्य तप शून्य हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों को बताइए। जीवमंडल में अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र कार्यरत हैं। इनका आकार एक छोटे तालाब से लेकर बड़ी झील या महासागर तक या एक खेत से लेकर द्वीप या महाद्वीप तक फैला हो सकता है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे पृथ्वी पर स्वतः ही निर्मित प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार बनते हैं। ठीक है, इन तंत्रों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे स्थलीय, जैसे पृथ्वी पर मिट्टी पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे इसमें है पर्वत, पठार, वन क्षेत्र, घास के मैदान, मरुस्थल। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे नदी, तालाब, समुद्र। जल के मीठेपन व खारेपन के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जाता है, ताज़ा जल या मीठा जल, फ्रेश वाटर। यह जल पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें ताज़ा जल मीठे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। ताज़ा जल भी 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, बहता हुआ जल और ठहरा हुआ जल। बहता हुआ जल जैसे नदी और ठहरा हुआ जल जैसे तालाब। बहते हुए जल में नदी, धारा, झरना, सोता तथा स्थिर जल में तालाब, झील, तलैया पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सागरी जल या खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र। खारे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र जैसे समुद्र, महासागर, नदी, मुहाना, जहाँ नदी समुद्र में मिलते हुए नदी मुहाना, प्रवाल, भित्ति, समुद्र तट इसमें सम्मिलित हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मानव द्वारा निर्मित व नियंत्रित पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे अब इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे चिड़ियाघर है, मानव द्वारा बनाया गया उद्यान, जैसे बायोलॉजिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन, खेत, उद्यान, ये सब नहर, चारागाह, ये सब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ये सब लॉन्ग आंसर में आएगी, इसलिए ध्यान रहना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, क्योंकि उसमें पढ़ूंगा नहीं मैं इसे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें सिर्फ हेडिंग बताऊंगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता उसमें ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप पर निर्भर करती है। ऊर्जा प्रवाह देखिए, नीचे चित्र बना हुआ देखिए। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे पेड़ पौधे प्राप्त करके उसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे विकसित होते हैं, उनके कीड़े मकोड़े खाते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को कीड़े खाते हैं। उसके बाद पेड़ पौधों में घासों को भेड़ भी खाती है, और इसके बाद कीड़े मकोड़ों को तो मेढक उड़क खा जाता है, फिर सांप खा जाता है, फिर उसे बाज खा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर भेड़ों को शेर खा जाता है, भेड़िया खा जाता है, फिर भेड़िया फिर जो भी और हिरन
होते हैं उन्हें मानव या गिद्ध खा जाता है सर्वाहारी। उसके बाद वो सब जब मर जाते हैं उनके शरीर का अपघटन कौन करता है? सूक्ष्म जीव जैसे कवक और बैक्टीरिया, ये सब। ठीक है, ये सब है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। छोटे से उत्पादक से उपभोक्ता तक जाने वाली ऊर्जा प्रवाह। और सभी में ऊर्जा का लेवल ऊपर जाते जाते ऊर्जा का लेवल घटता जाता है। पढ़ लेंगे आप जिसको पढ़ना होगा। ठीक है, हरित एवं श्वेत क्रांति के द्वारा कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई? ठीक है, हरित क्रांति हुई थी 1966 में, लेकिन अब से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई जरा देखते हैं। कृषि एवं पशु दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न देशों में कृषि में हरित क्रांति और दुग्ध पशुओं से श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया गया। इन दोनों ही कार्यक्रमों से निश्चित वर्तमान उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु यह वृद्धि अस्थायी नहीं है, वृद्धि अस्थायी है। ठीक है, इससे पर्यावरण को भारी खतरा हुआ। पशुओं में दुग्ध की मात्रा को बढ़ाने के लिए नई नई प्रजातियों के पशुओं को पैदा किया गया, जिससे मूल नस्ल समाप्त हो गई है। कृषि में हरित क्रांति को लागू करने के लिए सिंचाई साधनों को बढ़ाया गया, जिससे मिट्टी में क्षारता तथा लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है। कृषि नई प्रजाति के बीजों को तथा कीटनाशक दवाओं के उपयोग और रासायनिक खादों की मात्रा में वृद्धि करके हमने कृषि उत्पादन को तो अवश्य बढ़ाया, पर साथ ही साथ अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को भी उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, हरित क्रांति हुई, खादों का खूब प्रयोग हुआ। ठीक है, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। देखिए प्रभाव क्या हुआ था। मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई, जैव विविधता का विनाश हो गया है, मूल जैव प्रजातियों का विनाश हो गया है, भूमि की उर्वरता का ह्रास हो गया है, वनों का विनाश हो गया है, बंजर भूमि का विस्तार हो गया है, भूमिगत जल स्तर में गिरावट हो गई है, विशाल बांधों का निर्माण जिससे विस्तृत क्षेत्र की पर्यावरणीय विविधताओं का विनाश हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय चक्र की विस्तृत विवेचना कीजिए। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय चक्र क्या है? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ना। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व जल जो है पारिस्थितिकी तंत्र में 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निवेश जल के रूप में होता है। ठीक है, अतः इस तत्व के चक्र को जलीय चक्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। जीवमंडल में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका निर्माण हाइड्रोजन के 2 एटम H2 तथा ऑक्सीजन के 1 एटम O के मिलने से होता है, H2O। यह तत्व H2O बन जाता है ना, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु और H2 बन जाता है, H2O बन जाता है। यह तत्व जीवमंडल में अत्यधिक मात्रा में मिलता है, यद्यपि इसके स्थानिक वितरण में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे गैसीय, वाष्प रूप में, जलवाष्प या आर्द्रता के रूप में, ठोस रूप में और तरल रूप में। ठोस रूप में जैसे बर्फ, तरल रूप में जैसे जल। जल विभिन्न अवस्थितियों में पाया जाता है। झील, नदी, सागर, महासागर, भूमिगत जल, धरातलीय सैलों एवं मिट्टियों में भंडारित जल, जीवित जीवों एवं जैविक पदार्थों में तरल रूप में, वायुमंडल में जलवायु के रूप में, उच्च अक्षांशों तथा पर्वतीय भागों में हिम के रूप में, जल विभिन्न अवस्थियों में पाया जाता है। झील, नदी, सागर, महासागर, भूमिगत जल, धरातलीय सैलों एवं मिट्टियों में भंडारित जल, जीवित जीवों एवं जैविक पदार्थों के रूप में, तरल के रूप में, वायुमंडल में जलवायु के रूप में, उच्च अक्षांशों तथा उच्च पर्वतीय भागों में हिम के रूप में। जल जीवमंडल में जीवों के लिए अत्यधिक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह प्रायः सभी तत्वों को घुलाने में समर्थ होता है। यह ऊष्मा को भंडारित करने की अधिक क्षमता रखता है। यह ऊष्मा को भंडारित करने में अधिक क्षमता रखता है। यह विभिन्न जीवों के पोषण में भरपूर सहयोग करता है। यह जीवमंडल में तत्वों के संचरण में सहायक होता है। विश्व स्तरीय जलीय चक्र में निम्न क्रियाविधियाँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। सूर्य तप के माध्यम से सागरीय जल का वाष्पीकरण होता है। जल का जलवाष्प तथा आर्द्रता के रूप में रूपांतरण होता है। वायुमंडल में वायु के संचार द्वारा वायुमंडल में स्थित जलवाष्प का महासागरों तथा महाद्वीपों के ऊपर परिवहन। वायुमंडलीय आर्द्रता का संघनन। वायुमंडलीय जलवाष्प का वर्षण के रूप में महाद्वीपों तथा महासागरों के ऊपर विमोचन। वर्षण 3 रूप में हो सकता है, तरल रूप में तथा यथा जल वर्षा, ठोस रूप में यथा हिम, अन्य गौण रूपों में यथा ओस, कोहरा आदि। आपदा किसे कहते हैं? आपदा के सामान्य लक्षण का भी वर्णन कीजिए। जल का महत्व क्या है? जैसे सूर्य मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सूर्य के द्वारा ताप बढ़ता है। यहाँ पर वाष्प समुद्र और पृथ्वी स्थल पर जो भी जल हुआ तो उनका वाष्पन होता है, फिर बादल बनता है, बादल से संघनन होता है, फिर नीचे वर्षा होती है तो नीचे आता है, फिर यही प्रक्रिया चलती रही, इसे जल चक्र कहते हैं। और किस किस रूप में होता है जल, ये आप देख चुके हैं। सॉरी फ़ोन आ गया था यार, समझ नहीं आया। आपदा किसे कहते हैं? आपदा के सामान्य लक्षण का भी वर्णन कीजिए। आपदा का अर्थ परिभाषा। अंग्रेजी के
डिजास्टर शब्द का हिंदी पर्याय है आपदा। यह मूल फ्रेंच शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है बुरा तारा, ठीक है। डिस्ट्रेट जो भी है, डिजास्टर बन ही नहीं रहा। आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक अथवा मानवजनित ऐसी अनअपेक्षित घटना से है देखिए, आपदा जो है मानवजनित ऐसी अनपेक्षित घटना है जिसके कारण आपदाएं प्राकृतिक और मानवजनित दोनों होती हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जिसके कारण प्रभावित क्षेत्र में जनधन की अपार क्षति होती है तथा मानव की क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। कोई भी संकट या प्रकोप उस स्थिति में आपदा बनता है जब वह मानव के रिहायशी क्षेत्र में आकर व्यापक क्षति का कारण बनता है। अब आबाद द्वीप पर तटवर्ती मानव अधिवासियों को प्रभावित करने वाला भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार आपदा होता है। आपदा के लिए घोर विपत्ति या महाविपदा शब्द ही व्यवहारित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किया गया था। डिजास्टर के लिए कैलेमिटी शब्द भी आया है। आपदा के सामान्य लक्षण। आपदाएं आकस्मिक और त्वरित रूप से घटित होती हैं। इसका प्रभाव व्यापक स्तर पर तथा दीर्घकाल तक होता है। आपदा के कारण प्राकृतिक तथा मानवजनित होता है। इससे जान माल की अपार क्षति होती है। भवन, यातायात, संचार, विद्युत एवं जलापूर्ति आदि आधारभूत संरचना में विघटन होता है। जनहानि के साथ मवेशी, पशु पक्षी आदि प्राणियों तथा वनस्पति वृक्षों की भारी क्षति होती है। मानव आजीविका की हानि होती है। आवश्यक सेवाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर प्रतिगामी प्रभाव पड़ता है। चारों ओर विनाश, रोजी रोटी का संकट, अर्जित संपदा हानि, परिजन व पालतू पशुओं को खोने के शोक में मनोवैज्ञानिक आघात लगता है। परिजन या पशु के खोने पर मनोवैज्ञानिक आघात लगता है मनुष्य पर, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के साथ साथ महामारी की आशंका बढ़ जाती है। आ जाइए दीर्घोत्तरी, अब लास्ट चरण में हम चल रहे हैं। जीवमंडल से आप क्या समझते हैं? अजैविक संगठन और जैविक संगठन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसमें टॉर्च नहीं बनी यार। चलिए, जीवमंडल के स्ट्रॉलर के अनुसार पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा वह पर्यावरण जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। जीवमंडल के इस आवरण का संगठन सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, मिट्टी, सैल की पहली परत से होता है। जीवमंडल के संगठक जैविक एवं अजैविक संगठक दो घटक होते हैं। जीवमंडल के संगठक जैसे अजैविक संगठक में जल, स्थल, मृदा, वायु, जल, ठीक है। ऊर्जा संगठक सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और जैविक संगठक में क्या है? पादप, जंतु और वियोजक यानी अपघटक यानी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और कवक। अजैविक संगठन में आ जाते हैं जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल, जिनमें जीवन मतलब जो जिंदा ना हो यार, जिसमें जीव ना हो। वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। वायु, मृदा, जल। और जैविक संगठन में पादप तंत्र, वन भूमि, वन, बांगर क्षेत्र, घास क्षेत्र, दलदल, घास मैदान। और जंतु में क्या है? स्वपोषित संगठन और परपोषित संगठन। स्वपोषी और परपोषी जीव। स्वपोषित संगठनों में सभी प्रकार के हरे पौधे आते हैं जैसे, जबकि परपोषित संगठनों के अंतर्गत उन जंतुओं को सम्मिलित करते हैं जो अपने आहार के लिए प्राथमिक उत्पादक अर्थात हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। मृतजीवी जैसे अपघटन, मृत पौधे या जंतुओं से प्राप्त जैविक या कार्बनिक यौगिकों को घोल रूप में ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। परजीवी वह जंतु होते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए आहार के लिए दूसरे जीवित जीवों पर आधारित होते हैं। प्राणी संभोजी वह होते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ये जंतु अवयोजित आहार के बड़े बड़े भाग जैसे पेड़ की टहनियाँ तथा शाखाएं खा जाते हैं, जैसे यथा हाथी। सबसे बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत हैं: गाय, बैल, ऊँट, शेर, हाथी। सूक्ष्म जीव तंत्र सूक्ष्म जीवों को वियोजक कहा जाता है क्योंकि ये मृत पौधों एवं जंतुओं को जैविक पदार्थों में विभिन्न रूपों में सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, ठीक है। जटिल जैविक पदार्थों को वियोजित करके अलग अलग करते हैं और उन्हें सरल बना देते हैं ताकि स्वपोषित हरे पौधे इन पदार्थों का पुनः उपयोग कर सकें। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कई प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, खाद्य सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। खाद्य सुरक्षा लाखों लोगों को भूख व कुपोषण से बचाने के लिए खाद्यान्नों के भंडारों को सुरक्षित रखना ही खाद्य सुरक्षा है ताकि आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्नों का उपयोग किया जा सके। क्षेत्रों में प्राप्त की गई तमाम उपलब्धियां तब तक निरर्थक हैं जब तक कि देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्राप्त न हो जाए।
वर्तमान में विश्व में भूख से प्रभावित कुल आबादी में 25% लोग भारत में रहते हैं। यही नहीं, 5 वर्ष से कम आयु के 5 करोड़ भारतीय बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। योजना की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 28% लोग, जैसे तेंदुलकर समिति के अनुसार 37% गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी दशा विश्व के अति पिछड़े देशों से भी बदतर है। ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट 1986 में दी गई परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ वह पारिस्थितिकी है जिसमें सक्रिय स्वस्थ जीवन बिताने के लिए उन लोगों के पास सदा पर्याप्त भोजन हो। खाद्य और कृषि संगठन ने भी 1986 में खाद्य सुरक्षा को परिभाषित किया है। इसके अनुसार सभी लोगों की आवश्यकता के अनुसार आधारभूत भोजन तक सदा भौतिक एवं आर्थिक पहुँच होनी चाहिए। इसके बाद सरकार द्वारा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से हैं? सभी के हितों को ध्यान में रखकर राशन के उचित मूल्य की दुकानों को स्थापित करना, ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को भी आवश्यकता अनुसार कम मूल्य पर भोजन उपलब्ध हो सके। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार फसलों के क्रय मूल्य में समय समय पर वृद्धि करती रहती है, परंतु गरीब लोग उच्च मूल्य पर अनाज नहीं खरीद सकते। इस कारण सरकार को आर्थिक सहायता या अनुदान देना पड़ता है। ठीक है। सब्सिडी। इसके बाद अनाज खराब ना हो इसके लिए सरकार अनाजों के उचित भंडारण की व्यवस्था करता है, जैसे शीत भंडार। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज। उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि यंत्रों का उपयोग तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना। फसलों की कटाई के मौसम में किसानों की फसल की सरकारी तंत्र द्वारा खरीद करना। इसके फसलों की कटाई के मौसम में पहले विभिन्न फसलों की न्यूनतम कीमत तय करना, ताकि किसानों के मन में सुरक्षा की भावना विकसित हो सके। खाद्य सुरक्षा के लिए रणनीति। जैसे रणनीति के लिए फूड इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे कि दूसरे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना ही है। हमें खाद्यान्नों, दालों, तेल, फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद और मीट उत्पाद सभी का उत्पादन बढ़ाना होगा। आवश्यकता है कि द्वितीय हरित क्रांति को तत्परता से क्रियान्वित किया जाए एवं खाद्यान्न की बढ़ती की मांग के संदर्भ में उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। तीसरा यह कि फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने का कोई विकल्प नहीं है। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की वास्तविक आंकड़े के हिसाब से आपूर्ति बढ़ाकर ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में बाधवा समिति और NC सक्सेना समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखना होगा, जिससे PDS प्रणाली भरोसेमंद बनेगी। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत ग्रामीण बुनियादी संरचना का विकास, कृषि के अलावा गैर कृषि व्यवसायों के द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत ग्रामीण बुनियादी संरचना का विकास, कृषि के अलावा गैर कृषि व्यवसायों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक अपनाने एवं कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकों एवं प्रविधियों को भी अपनाने की योजना है। सदा हरित क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति की सफलता के बाद अब भारत को सदा हरित क्रांति की ओर बढ़ना है, ताकि देश के सालाना खाद्यान्न उत्पादन 210 मिलियन टन के मौजूदा स्तर को दुगना करके 420 मिलियन टन, 420 याद रहना चाहिए, 420 ही करते हो, 420 मिलियन टन किया जा सके। यह विचार प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने दिए हैं, जिनका निधन हो गया है अभी पिछले 2024 में। ठीक है। इसके लिए विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का इस्तेमाल व ऑर्गेनिक फार्मिंग में शोध को बढ़ावा देने पर उन्हें बल दिया है। मिट्टी के स्वास्थ्य का उन्नयन करना, लैंड टू लैंड प्रदर्शनों को बढ़ावा देने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाना, कृषकों को उचित मूल्य पर साख उपलब्ध कराना आदि सदा हरित क्रांति से परस्पर संबंधित ही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय है। चौथा महत्वपूर्ण कदम यह होना चाहिए, हमें खाने पीने की चीज़ों की बर्बादी किसी भी तरह से रोकें, जिससे फल व सब्जियां जल्दी ख़राब ना हो सकें। इसके लिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने, बाजार तक सीधे बिना किसी बाधा के पहुंच बनाने एवं सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था करने जैसे कदम उठाए जाएं, तो आपूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है और किसानों की आमदनी भी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास 16 अगस्त 2007 को ठीक है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में देखिए यहाँ से पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1983। सन कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम, इसका उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार दिलाना तथा प्रत्येक परिवार को परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार सुनिश्चित करना था। 1989 में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी प्रोग्राम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बनाई गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार निर्धन लोगों को रोजगार दिलाना था। 1774 में सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य फसलों एवं पशुओं पर सूखे के प्रभाव को कम करना तथा जल संसाधनों का संरक्षण करना था। 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम की शुरुआत अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए किया गया था। 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गाँव के गरीब लोगों को रोजगार दिलाना था। 1971 ईस्वी में छोटे किसानों की विकास एजेंसी का प्रारंभ किसानों की सहायता के लिए किया गया था। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया तथा 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। 2021 ईस्वी में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया, जिससे गांव के गरीब लोगों की सहायता की जा सके। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूं, दालों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन वृद्धि करना है। उपज में वृद्धि करना और मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा कृषि की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने की योजना बनाई गई है, ताकि किसानों को आत्मविश्वास की सुरक्षा की भावना बढ़े। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी, इसमें तो 2-3 योजना लिख देना, काम हो जाएगा। 4-5 योजना भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं अगर याद रहा तो। पृथ्वी पर वायुदाब एवं वायुदाब की पेटियों की क्षैतिज वितरण पर प्रकाश डालिए। देखिए, अक्षांशीय वितरण, वायुदाब की पेटियों का क्षैतिज वितरण में अक्षांशीय वितरण है। ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां मेखलाएं होती हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों को 2 बृहद समूह में विभाजित किया जाता है। तापजन्य वायुदाब पेटी, जिसमें भूमध्यरेखीय न्यून वायुदाब और तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। गतिजन्य वायुदाब, जिसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उपध्रुवीय कम वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक फैल मिलता है, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं होती है। सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव एवं स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा वर्ष भर दिन व रात बराबर होते हैं, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं। ये चित्र याद देख लेना। इस कारण सदैव निम्न ताप बना रहता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इसी कारण इसे तापजन्य न्यून वायुदाब कहते हैं। शांत वातावरण पर यहाँ शांत वातावरण रहता है, इसे इस पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यह दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। ध्यान देने योग्य यह है कि इस भाग में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है 30 से 35 डिग्री पे। ये पूरा चित्र है, देख लेना है। इसके बाद ध्रुवीय निम्न वायुदाब सबसे किनारे पर, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 65 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी एकदम ध्रुवों पर समीपी क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण उच्च वायुदाब स्वभावतः ऊंचा हो जाता है, अतः यह उच्च वायुदाब तापजन्य होता है। उच्च वायुदाब की यहाँ पर स्थिति वर्ष भर नियमित रूप में पाई जाती है, क्योंकि वर्ष भर तापमान हिमांक के नीचे रहता है। पर्यावरण से क्या समझते हैं? पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों तरफ उपस्थित वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जलवायु, दाब, तापमान, ये सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, बोझ तो ये सब देखिए, पर्यावरण पढ़ते रहो। फिर भी पर्यावरण एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय भी समस्त पारिस्थितिकी तथा परिवृत्ति से होता है। इसके अंतर्गत सभी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, दशाएं तथा प्रभाव जो कि जैव तथा जैविकी समूह पर प्रभाव डाल रहा है सम्मिलित हैं। फिटिंग के अनुसार फिटिंग कर लेना भैया। फिटिंग के अनुसार जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, अर्थात जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर वातावरण कहलाते हैं।
टासले प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं तो वातावरण कहलाती है। वार्ता पृथ्वी को चातुर्थिक व्याप्त करने वाला ग्रहों का अंश स्वरूप गैसों का एक आवरण है जिसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की विशेषताएं। पर्यावरण सौरमंडल के केवल पृथ्वी ग्रह पर ही मिलता है। सौरमंडल में केवल पृथ्वी ग्रह पर ही मिलता है, इसलिए पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। पर्यावरण भौतिक और जैविक तत्वों के संयोग से बना है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है। पर्यावरण के सभी तत्वों का अपना विशिष्ट स्वभाव है, इसी से उनका अस्तित्व बना हुआ है। पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्रकृति के नियमों से संचालित होती है। पर्यावरण तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान रहती है। पर्यावरण गतिशील एवं परिवर्तनशील है। पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्राणियों पर पड़ता है। भौगोलिक वातावरण के अंग। भौगोलिक वातावरण में क्या है? भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण पाया जाता है। दो प्रकार के कारक होते हैं, सांस्कृतिक और अप्राकृतिक या मानव पर्यावरण। भौतिक और प्राकृतिक जो प्रकृति स्वयं बनाती है। भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक वातावरण शक्तियाँ, स्थलाकृतिक जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खगोल की पिंड, ठीक है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं क्या हैं? जैसे चालन, वायु जल गतियाँ, अपरदन, निक्षेप, ये प्रकृतियाँ मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं। प्राकृतिक वातावरण के तत्व जैसे भाववाचक में प्रदेश की ज्यामिति स्थिति, ठीक है, ज्यामिति स्थिति भाववाचक में आती है। इसके बाद प्रदेश का क्षेत्रफल या विस्तार, जैसे प्राकृतिक है प्रदेश की आकृति। भौतिक तत्व देश का ऊंचाईपन, जल राशियाँ, मिट्टियाँ, भूमिगत जल, जैविक तत्व, प्राकृतिक वनस्पति और प्रादेशिक जीव जंतु। सांस्कृतिक वातावरण है मानव वातावरण जो मानव द्वारा बनाया जाए, इसका निर्माण मानव अपने ज्ञान विज्ञान बुद्धि एवं प्रयत्नों से करता है। सांस्कृतिक वातावरण के अंग जैसे सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ देखते हैं। प्रदेश की जनसंख्या, आयु, शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण एवं सघनता, लिंग अनुपात, मानसिक क्षमता। इसके बाद सांस्कृतिक वातावरण की प्रतिक्रियाएँ। पोषण है, पुनः उत्पादन है, प्रवास है। इसके बाद सामूहिकरण है, प्रभुत्व स्थापना है, पृथक्करण है। इसके बाद सांस्कृतिक वातावरण के तत्व जैसे व्यवसाय है मानव द्वारा किया जाता है ना, कलाएँ, विज्ञान, यंत्र प्रयोग, उद्योग, जैविक आवश्यकताओं के प्रतिरूप जैसे भोजन, पेय पदार्थ, निवास और अधिवास, वस्त्र और वेशभूषा। इसके बाद आर्थिक व्यवसाय के प्रतिरूप प्राथमिक व्यवसाय, भोजन संग्रह, खेत, मत्स्य कर्म इत्यादि। शोषण उद्योग जैसे निर्माण उद्योग, नौकरी व्यवसाय, परिवहन व वाणिज्य उद्योग। तकनीकी प्रतिरूप यंत्र और उपकरण, आवागमन और संदेश वाहन के साधन। भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और कला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। सामाजिक संगठन जैसे घर परिवार प्रणाली, विवाह प्रथा, लोक रीतियाँ, कर्मकांड, मेले, उत्सव, सामाजिक वर्ग, श्रम विभाजन, सामाजिक प्रथाएं, नियम, आदर्श व मान्यताएं। प्राकृतिक आपदा के रूप में मरुस्थलीकरण के कारण। प्राकृतिक आपदा क्या होती है वो मैंने बता दिया था। मरुस्थलीकरण के कारण क्या है ये देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है मृत भूभाग, अर्थात वह भूभाग जिसमें सतही जल का अभाव हो, साथ ही वहाँ की मिट्टी में जैविक तत्वों व नमी के अभाव हो। जैविक तत्वों एवं नमी के अभाव से मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति विकसित नहीं हो पाती है। जलवायु की दृष्टि से मरुस्थल को परिभाषित किया गया है जहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम हो तथा तापमान की प्रतिकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हों। मरुस्थल शब्द का अरबी में सहीजरा शब्द का अनुवाद है। सहारा शब्द बहुवचन है। सहारा का तात्पर्य मरुस्थलों का संयुक्त स्वरूप है। मरुस्थलीकरण के कारण जनसंख्या वृद्धि, ये पर विस्तार कर लेना। अनियंत्रित पशु चराई और पशु संख्या में वृद्धि, वनों का विनाश, जलवायु में परिवर्तन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट। इसके बाद अकाल व सूखे की मार, भूक्षरण व गाद की दर में वृद्धि। इसके बाद क्षारीकरण, जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बाकी सबका परिवार अपने आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। क्षारीकरण। मरुस्थल की रोकथाम के उपाय जैसे अरावली पर्वतमाला के सभी अंतरालों में घनी पादप सुरक्षा पट्टियाँ स्थापित की जाएँ। उसके बाद 10 किलोमीटर की चौड़ाई में सघन वन वृक्षारोपण किया जाए। राजस्थान के सभी समावर्ती राज्यों में सघन वृक्षारोपण मेन है, ठीक है, ताकि वर्षा होती रहे तो रेत नहीं बनेगा। वृक्षों की वे प्रजातियाँ जो जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, उनके कटान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इसके बाद आंधी व तूफान द्वारा खेत के बहाव को रोकने के लिए 2 मीटर ऊंची लोहे की चादरें लाइन में खड़ी की जाएँ। इसके बाद पशु संख्या पर नियंत्रण किया जाए जिससे कि चारागाह भूमि पर दबाव कम से कम पड़े। नए चारागाह क्षेत्रों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाए। रेतीली और क्षारीय बंजर भूमि का उपयोग किया जाए। पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? अभी लघु उत्तरीय प्रश्न में हमने बहुत बार पढ़ा है, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र वही आंसर पढ़ना है, इसमें कुछ मत देखना। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में मानव की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।
पारिस्थितिकी तंत्र में मानव की स्थिति। देखिए मानव जो है अपनी बुद्धि विवेक से जो अभी पढ़े थे ना मानवीय संस्कृति, वो पारिस्थितिकी तंत्र में मानव की स्थिति को स्पष्ट करती है। मानव अपने बुद्धि विवेक से मानव परिस्थिति की सूची स्तंभ में शीर्ष स्थान पर है। मानव अपने वातावरण से न केवल प्रभावित होता वरन इसे प्रभावित भी करता है। देखिए जो लिखा है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, ये याद कर लेना है। इस कैसे उपयोग करता है वही सब है पारिस्थितिकी तंत्र में मानव की स्थिति। पारिस्थितिकी सूची स्तंभ के निचले स्तरों पर स्थित अन्य जीवों, प्राथमिक उत्पादकों, उपभोक्ताओं की भांति मानव केवल अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता बल्कि अपनी अन्य सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। वस्त्र, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान जो भी है, ईंधन से प्रेरित नगरीय औद्योगिक तंत्र भी स्थापित करता है पारिस्थितिकी तंत्र में। यानी जीवमंडल में मानव की स्थिति क्या है, यही है मतलब। ट्रैक्टर, ड्रिलर, हार्वेस्टर, ठीक है। इसके बाद फिर भौतिक पदार्थों को उत्पादन कारखानों का निर्माण करता है मनुष्य इसी में पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। इसी पर्यावरण में पृथ्वी पर मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिन संसाधनों एवं तथा ऊर्जा स्रोतों को प्राप्त करता है वह उसे प्रकृति में क्रियाशील जैव भू रसायन चक्रों में हेर फेर करने से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। पृथ्वी में छेड़छाड़ करता है, प्रकृति में छेड़छाड़ करता है तभी तो वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ की पूर्ति करता है। यही है पारिस्थितिकी तंत्र में मानव की स्थिति सर्वोपरि है। देख लीजिए भैया, सिकंदर आदमी सबसे ऊपर है, सबको मार धाड़ के सबको ऊपर है। शाकाहारी प्रथम मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी, फिर सर्वाहारी में है हमारे मतलब मानव। इसके बाद सौर परिवार में ग्रहों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सौर मंडल में हमारी आकाश गंगा की सर्पिल भुजाएं दूर दूर तक फैली हैं और इन्हीं में से एक भुजा में हमारा सौर मंडल है। यह आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य तथा इसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सहित 9 ग्रहों, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु मिलकर सौर मंडल या सौर परिवार की रचना करते हैं। सौर परिवार के विभिन्न सदस्य इस प्रकार हैं। सौर मंडल का केंद्र सूर्य में स्थित है, अतः सौर परिवार का मुखिया सूर्य एक छोटा तारा है जो आकाशगंगा के केंद्र में आधुनिक गणना के अनुसार 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सर्पिल भुजा के एक सिरे पर स्थित है। इसके बाद बुध है, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सूर्य के निकट है, ठीक है। शुक्र यह सर्वाधिक चमकीला, क्योंकि इसके चारों ओर वायुमंडल में जो सूर्य के प्रकाश को सर्वाधिक वायुमंडल है, चारों ओर वायुमंडल है, ठीक है। शुक्र के इसको सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। पृथ्वी मानव का निवास होने के कारण इसका हमारे लिए विशेष महत्व है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 14.96 करोड़ यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका एक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और यह इस प्रकार यहाँ मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील रहता है मंगल पे। और बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद यहाँ वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रमुखता है। इसकी सतह पर प्रायः तूफान उमड़ते रहते हैं। बृहस्पति भी शनि की तरह वलय रखता है, शनि ग्रह में वलय होता है, ठीक है, देखे होंगे। इसके 16 उपग्रहों को अभी तक पहचान लिया गया है। चलो शनि की बात करते हैं। शनि के चारों ओर वलय होता है, इसे बस इतना ही याद रखना है। अरुण इसके वरुण के धरातल पर संभवतः कठोर चट्टानें हैं। यहाँ इसमें चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं। यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों की प्रमुखता है। वरुण में क्या है, यह हल्के नीले रंग का आभा वाला है, नीले रंग का, जिसमें टाइटन उपग्रह रंगीन है। यम यहाँ भी जीवन की संभावना है। इसके महत्वपूर्ण उपग्रह को कैरोन की पहचान की जा चुकी है। पृथ्वी की विभिन्न परतों एवं उसकी रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। भूगर्भ की पृथ्वी में विभिन्न परतें एवं उसकी रासायनिक संरचना। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही जो विविध खनिज पदार्थ रासायनिक संग्रह, किंतु इसके खनिजों एवं उसके यौगिकों से बनी चट्टानों का वितरण सभी भागों में एक सा नहीं है। इस स्वेस के अनुसार स्वेस ने भूतल का इतिहास ग्रंथ में पृथ्वी के आंतरिक भाग के चट्टानों की रासायनिक संरचना में होने वाले अस्पष्ट अंतर के आधार पर निम्न परतों में विभाजित किया। सियाल, सीमा। पृथ्वी की विभिन्न परतों एवं उसकी रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी गर्भ की विभिन्न परतें एवं उसकी रासायनिक संरचना तो किससे किससे मिलकर बनी है पृथ्वी, ये जरा देखें। सियाल, सीमा और निभे, ये लघुत्तरी हमने कवर किया था। स्वेस के अनुसार भूतल का इतिहास ग्रंथ में पृथ्वी के आंतरिक भाग के चट्टानों की रासायनिक संरचना में होने वाले स्पष्ट अंतर के आधार पर निम्न परतों से बांटा। जैसे सियाल में
ऊपरी परत होती है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए सियाल कहते हैं। और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए सीमा कहते हैं। और निफे आंतरिक परत जिसमें निकेल, फेरियम और चुंबकीय लौह पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये चित्र है, इसे याद कर लेना। और ऊपर जो मैंने कट किया उसको नहीं पढ़ना। ये क्या कहते हैं, नवीन मान्यताएं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में उपयुक्त मान्यताएं अपरंपरागत मानी जाती हैं। वर्तमान में भूकंप विज्ञान और भूकंप तरंगों की गति के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 खंडों भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रीय भाग अथवा कोर में विभक्त किया जाता है। भूपर्पटी पृथ्वी का वह धरातल जिस पर जैव संसार बसा है। यह दो भिन्न प्रकार से मतलब परतों से मिलकर बने स्थल और सागरी तल। ठीक है, अब सागरी तल सतह जो है क्या है, 69% भाग पर है, जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती हैं। और महाद्वीपीय तल जो सिलिका वगैरह से निर्मित होती है। महाद्वीपीय तल जो है 25 से 50 किलोमीटर मोटाई तथा महाद्वीप के नीचे पाया जाता है। इस तल की संरचना एक समान नहीं है। ठीक है, कहीं पहाड़ है, ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, इसमें कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं और अधिक तीव्रता वाला भूकंपीय और अस्थिर क्षेत्र है। और मेंटल दो प्रकार के दो भाग, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये याद अपना पढ़ लेना। ठीक है, और कोर के दो भाग, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। इसके बाद है ग्रीन हाउस गैसें, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ये और इसके दुष्परिणाम, ये सब पढ़ लेना आप, क्योंकि ये सब पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, वैश्विक तापन के परिणाम क्या है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन होता है, बर्फ का पिघलना होता है, समुद्र तल का ऊपर उठना होता है, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या एवं तीव्रता में वृद्धि होती है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन होता है, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन हो जाता है, बीमारियों का फैलाव हो जाता है। इसके बाद मिट्टी में आर्द्रता का कम होना, कृषि पर प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद जंगलों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जंगलों में आग लग सकती है। इसमें वायुमंडल की संरचना एवं संघटकों की व्याख्या कीजिए। ये मैंने बताया था कि वायुमंडल में कैसे त्रिवार्ता के अनुसार पृथ्वी को चतुर्दिक व्याप्त करने वाला ग्रहों का अंशस्वरूप एक गैसों का आवरण कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे वायुमंडल का संगठन क्या है, जिसमें गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आर्गन, और अस्थायी गैसें पाई जाती हैं जैसे हीलियम, ओजोन, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन, ये सब अस्थायी गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन परिवर्तनशील गैसें हैं। ठीक है, इसके बाद जलवाष्प पाया जाता है, धूलकण पाया जाता है। वायुमंडल की संरचना जो है परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल, 4 मंडल होते हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर आयतन मंडल या वायुमंडल, बहिर्मंडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ताप मंडल को समताप मंडल भी बोलते हैं। ये सब पढ़ लेना आपको। इसके बाद उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना। चक्रवात मैंने उसमें एडवांस क्लाइमेटोलॉजी पहले वीडियो में पढ़ाया था, उसको देख सकते हैं आप। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, ये चक्रवात भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के बीच सक्रिय रहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर सामान्यतः लघु आकार के होते हैं। इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। इनकी गति 30 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये चक्रवात उत्पन्न व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। इनकी उत्पत्ति दो विभिन्न स्वभाव वाली हवाओं के परस्पर से मिलने से उत्पन्न वाताग्र से होती है। इन सागरों के ऊपर उच्च दाब के कारण हल्की वायु हल्की होकर ऊपर भागों में उड़ती है, तो वायुमंडलीय विक्षोभों से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात वर्ष के निश्चित समय में ही आते हैं। विशेष रूप से इनका समय ग्रीष्मकाल होता है। ये निरंतर गतिशील नहीं होते, कभी कभी एक ही स्थान पर अस्थायी होकर वर्षा प्रदान करते हैं। ये शीतोष्ण नहीं है, शीत कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये 30 से 60 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये सामान्यतः गोलाकार, अर्धगोलाकार और अंडाकार होते हैं। इनका व्यास 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य होता है। इनमें केंद्र तथा बाह्य दाब में 10 से 35 मिलीबार का अंतर पाया जाता है। इन्हें निम्न या अवदाब कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात, यह स्थल व सागर दोनों पर पाए जाते हैं। इनमें समताप रेखाएं प्राय बी आकार की होती हैं। वायु प्रवणता हल्की होती है। वायु वेग अधिक तीव्र नहीं होता है। ये हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली होती है। ये प्राय पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। वर्षा धीरे धीरे होती है, कभी कभी तीव्र बौछारें पड़ती है। कई दिनों तक होती है। इसके विभिन्न सेक्टरों में ताप विभिन्नता होती है। इसमें प्राय 2 वाताग्र होते हैं। शीत ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं क्या हैं, ये प्रायः जल पर ही उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी समदाब रेखाएं प्रायः गोलाकार व वृत्ताकार होती हैं। दाब प्रवणता बहुत तीव्र होती है। वायु वेग प्रायः 120 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक हो जाता है।
वर्षा बहुत तीव्र गति से होती है। वर्षा कुछ घंटों से अधिक नहीं होती। यदि चक्रवात रुक जाए तो वर्षा कई दिन तक होती है। इनमें प्राय वर्ताग्र प्राय अनुपस्थित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं। प्रकोप या आपदा पढ़ चुके हैं हम। आपदा के प्रकार कैसे क्या होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, वह आपदाएं जो किसी प्राकृतिक कारणों या कारणों से उत्पन्न होती हैं। ये तीव्र, धीमी, स्थानीय, प्रादेशिक, वैश्विक स्तर पर घटी होती हैं। भूगर्भीय विवर्तनिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, टेक्टोनिक आपदा होती है ना, ज्वालामुखी उद्गार, खदानों का धसाव, ठीक है, सुनामी, भूस्खलन। इसके बाद वायुमंडलीय जलवायु संबंधी आपदाएं जैसे टॉर्नेडो, ओलावृष्टि, शीतलहर, सूखा, ताप लहर, लू, ये सब, लू नहीं, पृथ्वीत्तर आपदा यानी पृथ्वी से इतर मतलब पृथ्वी से दूर वाली, जैसे ब्रह्मांड के में पृथ्वी के अतिरिक्त जो छोटे बड़े आकाशीय पिंड हैं उनके टकराने से पृथ्वी से गुजरने के पृथ्वी के अत्यंत निकट से गुजरने वाली विरल आपदाएं जैसे उल्कापिंड का गिरना। जैविक आपदाएं जैसे कोविड-19 अभी हाल ही में हुआ है, एड्स, बर्ड फ्लू, प्लेग, टिड्डियों का हमला। मानव जनित आपदाएं ये मानव की लापरवाही या भूल या जानबूझकर किए जाते हैं, जैसे यातायात दुर्घटना, आतंकी हमला, पहलगाम हमला, ठीक है, युद्ध हमला जो अभी हुआ था, युद्ध हमला, वर्षा, ठीक है, भवनों का ढहना, अग्निकांड, बम विस्फोट, ये सब मानवीय। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप द्वारा होने वाली क्षति का वर्णन कीजिए। भूकंप के प्रभाव से, भूकंप जब होता है तब भूकंप तरंगों का घातक प्रभाव कुछ 100 वर्ग किलोमीटर से लेकर लाखों वर्ग किलोमीटर तक अंकित किया गया है। यह एक क्षणिक एवं प्रलयकारी आपदा है। इसके कंपन कभी इतना तीव्र एवं विनाशकारी होते हैं कि धरातल पर क्षण भर में अनेक परिवर्तन घटित हो जाते हैं। भूकंपों से अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी कुछ लाभ भी हो सकते हैं। इससे बड़ी दरारों व भूरन से भूजल के स्रोत फूट सकते हैं। भूगर्भ में छिपे खनिज भंडारों का निकलना आसान हो सकता है। तटीय भाग, देखो भूकंप के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे तटीय भाग का सागर गहरा होने से प्राकृतिक बंदरगाह बन सकता है। बंजर भूमि पर धंसाव होने से उपजाऊ मिट्टी निकल सकती है। मोटे तौर पर भूकंप विनाश का पर्याय ही होता है, ठीक है। और भूकंप से छिपे खनिज भंडारों का निकलना आसान भी हो सकता है। लेकिन अब इसका दुष्प्रभाव क्या है? मानव जीवन, भवनों की क्षति, पशु हानि, मानवकृत संरचनाओं की क्षति, संपत्ति की हानि, भूपृष्ठ निरूपण हो जाता है, धरती पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, ठीक है, भूस्खलन में हिमघाव हो जाता है, हिमालय मतलब बर्फ़ के चट्टानें जो टूट कर नीचे गिरने लगती हैं, आकस्मिक बाढ़ आ जाता है, कहीं बांध बना हो वो टूट जाए तो आकस्मिक बाढ़ आ जाएगी, अग्निकांड हो जाता है, जंगल भूकंप होता है, पेड़ पौधे के रगड़ खाने से आग लग सकती है, सुनामी लहरों की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ये भी बताया था जो लघुत्तरी में, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको क्योंकि लास्ट बचा है। भूस्खलन का शाब्दिक अर्थ है भूपृष्ठ का खिसकना। किसी भूपृष्ठ के ढाल पर मिट्टी तथा चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने तथा लुढ़कने या गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। अन्य शब्दों में आधार शैल में आवरण स्तर पर भारी मात्रा में नीचे की ओर खिसकना, टूटकर गिरना भूस्खलन कहलाता है। भूगोल परिभाषा के कोश के अनुसार किसी ढाल या पर्वत पार से शैल पदार्थ या मृदा का गुरुत्व नमी के कारण नीचे गिरना भूस्खलन कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण। भूस्खलन आपदा से निपटने के उपाय। अस्थिर ढालों का रासायनिक, भौतिक और जलीय विधियों का प्रयोग करते हुए स्थिरीकरण किया जाना चाहिए। वनों के विनाश पर पूर्ण नियंत्रण। वन का विनाश नहीं किया जाए तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, हवाई अड्डा, रेल मार्ग, बिजली घर भवन निर्माण नहीं बनाना चाहिए, बचना चाहिए। भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों में खनन गतिविधियाँ नहीं प्रतिबंधित की जानी चाहिए, खनन नहीं करना चाहिए भूस्खलन जहाँ पर ज़्यादा होता हो। कृषि कार्य जो है सीमित की रखना चाहिए वहाँ पर। और इसके बाद भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लगातार अध्ययन व शोध परिणामों के आधार पर पूर्व चेतावनी तंत्र का कुशलतापूर्वक विकास होना चाहिए, ठीक है। भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों में वर्षा जल तथा नदी व नालों जल के नियंत्रित विकास की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार ड्रेनेज निर्माण करना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में अधिवासियों के विस्तार एवं नगरीकरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके बाद रिमोट सेंसिंग व भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के मानचित्रीकरण कर सर्वाधिक जोखिम स्थलों को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि उनकी निगरानी उचित ढंग से हो सके। आपदा उपरांत मलबे के नीचे दबे लोगों को तुरंत निकालकर उपचार हेतु सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुंचाना, मृतकों की पहचान कर अंत्य संस्कार करना। राहत शिविरों में वो छोड़ो वाला पॉइंट। आम जनता को भूस्खलन आपदा के प्रति जागरूक करने तथा आपदा संबंधी सरकारी निर्देशों की जानकारी हेतु सार्वजनिक कार्यक्रमों के नियमित आयोजन किया जाना चाहिए। सूर्य तप क्या है? सौर, ये सब बार पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। सौर ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं, ठीक है। स्टीव आर्थर के अनुसार लघु तरंग के रूप में संचालित 1,86,000 प्रति मील सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई सौर ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्य तप कहते हैं।
विकिरण ऊर्जा 1,80,000 के बराबर होती है सूर्य की, ठीक है। सूर्य से 93 मिलियन दूर स्थित पृथ्वी की सौर ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवां भाग ही इसे यह पृथ्वी अवशोषित कर पाती है, मतलब उपयोग कर पाती है। सूर्य द्वारा निकली ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में होती है, जिसकी गति प्रति सेकंड 1,86,000 मील प्रति मील की गति से भ्रमण करती है। सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सूर्य की किरणों को सापेक्ष तिरछापन जैसे अक्षांशीय, क्षैतिज रूप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, उधर समशीतोष्ण रेखा, ये सब प्रभावित करती है। लंबवत किरणें दिन की अवधि भी प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती है, इसलिए वहाँ पर तापमान अधिक रहता है, और ध्रुवों पर जाते जाते वहाँ पर तिरछा पड़ती है, इसलिए तापमान कम हो जाता है, सूर्य तप कम हो जाता है। और दिन की अवधि जितनी होगी सूर्य तप ज़्यादा होगा, और दिन की अवधि जितनी कम होगी सूर्य तप कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी जैसे उपसौर और अपसौर, ठीक है। 3 जनवरी को उपसौर होता है, मतलब सूर्य पृथ्वी सूर्य के थोड़े निकट हो जाती है, और मतलब उस समय 91.5 मिलियन मील हो जाती है दूरी। और 4 जुलाई को अपसौर होता है, पृथ्वी जो है सूर्य से थोड़ा दूर हो जाती है, इसे उपसौर कहते हैं। यह 4 जुलाई को होता है, ठीक है। सौर कलंक, देखो सूर्य के समान सूर्य तल पर भी अवस्था, देखिए 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, लेकिन ठंडी पड़ती है, ठीक है। और 4 जुलाई को जो है पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होती है, फिर भी गर्मी पड़ती है, ठीक है। ये याद रहना चाहिए थोड़ा। सौर कलंक, चंद्रमा के समान सूर्य तल पर भी अस्थायी धब्बे मिलते हैं। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य तप की मात्रा भी अधिक हो जाती है, परंतु इनकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्य तप कम हो जाता है। वायुमंडल का प्रभाव, सूर्य की किरणों का प्रभाव वायुमंडल में प्रकीर्णन, परिवर्तन और अवशोषण होता है। प्रकीर्णन से सूर्य की किरणें वायुमंडल में बिखर जाती हैं, इसलिए सूर्य तप कम हो जाता है। अवशोषण, वायुमंडल में गैसें जो है सूर्य किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, विकिरणों को, तो सूर्य तप कम हो जाता है। तो अब वीडियो कंप्लीट हो गया है। 1-1.5 घंटे में सारा सिलेबस, मतलब पूरा सीरीज खत्म हो चुकी है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।